हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये है दूसरा वीडियो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। पहला वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात किया था, देखा था कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एक्चुअली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसा होता है इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में देखा था। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत हम देखे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, किस तरह से अटैच होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, आधे घंटे की हुई वीडियो है, फास्ट करके देखोगे 25-20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये इस तरह से होता है और इसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा चीज़ है, मोनोमर होता है एक्चुअली डीएनए और आरएनए का, जिसमें 3 चीज़ें होती है, फॉस्फेट, शुगर और बेस। ठीक है, फॉस्फेट जो होता है वो पेंटोज शुगर की 5' एंड पे रहता है अटैच। ठीक है, इसीलिए एक एंड ऐसा कहोगे, एक एंड होगा 5', एक एंड होगा 3' और 3' वाला एंड होता है जहाँ पर OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर? तो ये है हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर शुगर यूज हो रहा है डिऑक्सी, तो ये डीएनए वाला यूज होगा। डिऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीएनए का पार्ट है, और राइबोज शुगर यूज कर रहे हो तो वहाँ पर वो आरएनए का पार्ट होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फॉस्फेट मोइटी एट द 5' एंड ऑफ द शुगर, शुगर के 5' एंड पे फॉस्फेट मोइटी रहता है, विच इज़ रेफर टू एज अ 5' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको 5' एंड कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। क्लियर? आगे देखना। सिमिलरली एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर पॉलीमर के क्या होता है, शुगर के पास 3' पे OH अटैच होता है। ठीक है, 3' कार्बन पे, जिसको 3' एंड के नाम से जानते हैं। तो 2 एंड हो गए हमारे पास, एक 5' और एक 3'। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। देखो, शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बना हुआ रहता है, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, तो डीएनए का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन होता है वो फॉस्फेट और शुगर से बनता है, और फिर शुगर से आगे की ओर ऐसे करके नाइट्रोजनियस बेस अटैच होगा। ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस के बारे में हमने कल बात किया था। ये 5 तरह के होते हैं, 5 होते हैं एग्जाम्पल में, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सभी। ठीक है, अब देखो आगे है, द नाइट्रोजनियस बेसेस आर लिंक टू द शुगर मोइटी एट प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। बैकबोन से आगे की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगा क्या, नाइट्रोजनियस बेस जो अटैच होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। ठीक है, आरएनए में देखो क्या कह रहा है, एवरी न्यूक्लियोटाइड रिसाइड्स रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप। जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं सब में OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, प्रेजेंट एट द 2' पोजीशन ऑफ द राइबोज। राइबोज के 2' पोजीशन पे एडिशनल OH ग्रुप रहता है। ठीक है, ऑल्सो इन आरएनए द यूरासिल फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। याद रखना, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, और डीएनए में यूरासिल नहीं होता, डीएनए में थाइमिन होता है। ठीक है, 5' मिथाइल यूरासिल इज द अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। देखो एग्जाम में ये आ सकता है, हो सकता है कि तुमसे पूछ ले कि बताओ यूरासिल का दूसरा नाम, थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, तो इट इज़ 5' मिथाइल यूरासिल। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंसेस, डीएनए जो होता है एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है उसमें जो अटैच होता है हिस्टोन प्रोटीन, वो बेसिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिसर। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, इसको पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिसर। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको याद कर लेना, फ्रेडरिक मिसर, और ये डेट भी याद रखना 1869 में। क्लियर? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ही नेम्ड एज न्यूक्लियन, और उसका नाम उन्होंने, फ्रेडरिक मिसर ने उस चीज़ का नाम, डीएनए का नाम क्या रखा था, न्यूक्लियन रखा था। हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल limitations isolating such as the long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for the very long period of time। देखो ये टेक्निकल चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अच्छे से हम लोग नहीं समझ पाए, एक बहुत लंबे समय तक ये ऐसे ही रहा। बाद में जाके हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम को डेवलप किया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लाइक
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद हमें पता चला कि ये एक्चुअली में किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो सभी। ठीक है, इट वाज ओनली इन 1953, ये बात कर रहा था 1869 जब महात्मा गांधी की जन्म हुई थी। ठीक है, और ये 1953 है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स। ठीक है, दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूरिन्स, विलिकिंस एंड रोसेनेल फ्रैंकलिन। देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो है ना वो किन्होंने डेवलप किया, तो म्यूरिन्स, विलिकिंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। ठीक है, लेकिन इस डेटा का यूज किया वाटसन और क्रिक और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वाटसन और क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिफ्रैक्शन डेटा का यूज किया। ठीक है, लेकिन उसको डेवलप कौन किया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिफ्रैक्शन को, तो वो किया है विलिकिंस, म्यूरिस विलिकिंस एंड रोजनेल फ्रैंकलिन ने। प्रपोज्ड बाय द सिंपल बट फेमस, उन्होंने एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया बट बहुत फेमस हुआ उस टाइम पे, जिसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हु गिवन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वन इन द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन द पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब उन्होंने मेन चीज़ ये बताया था कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ना, इसके बीच में बेस पेयरिंग होता है। ठीक है, ये जो बेस निकलता है वो देख रहे हो ना, वो पेयर करता है दूसरे डीएनए दूसरे स्ट्रैंड के बेस से। हाउएवर दिस पोजीशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इरविन चार्गफ। अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ताकि तुझे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इरविन चार्गफ ने बताया, चार्गफ रूल क्या है? चार्गफ ने बताया कि ए जितना होगा उतना ही टी होगा और जितना सी होगा उतना ही जी होगा। ठीक है, एक्चुअली एडेनिन और थायमिन के बीच में ही पेयरिंग होगा, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ही पेयरिंग होगा, और इसका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। लाइक जितना नंबर में एडेनिन होगा थायमिन उतना ही नंबर में होगा उस डीएनए में, और जितना नंबर में गुआनिसिन होगा उतना ही नंबर में साइटोसिन होगा। ठीक है, एक और चीज़ इसमें याद रखना कि एडेनिन थायमिन से जब पेयरिंग करता है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है। इट मेक्स द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, एंड एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद द थायमिन। लेकिन वहीं पर जब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो पेयरिंग होता है तो वहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, डोंट से इट द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नो, दिस इज नॉट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट इज hydrogen bond, 2 hydrogen bond and 3 hydrogen bond. The number of hydrogen bond between the guanine and cytosine is 3, and the number of hydrogen bond between the cytosine and uracil is the number of hydrogen bond between the adenine and thymine is कितना? 2. यूरासिल के साथ कोई पेयरिंग नहीं होता, और बिकॉज यूरासिल तो आरएनए में प्रेजेंट होता है, और आरएनए में पेयरिंग की कहानी बाद में हम लोग देखेंगे, बहुत ही कम है यूज आता है उसका। ठीक है, अब देखो चार्गफ नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि इसका जो रेशियो है ना एडेनिन और थायमिन का और गुआनिन साइटोसिन का कांस्टेंट होता है। फॉर द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द डीएनए, रेशियोज बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर द कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं और इक्वल 1 होते हैं, 1 के इक्वल होगा। मतलब तुम ऐसे समझो कि जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन है, और जितना साइटोसिन है उतना ही गुआनिन है, तो इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे एडेनिन प्लस यहाँ पर ले लो तुम क्या, साइटोसिन। ठीक है, और भाई थायमिन प्लस गुआनिन, इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों इक्वल नंबर आएंगे, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिखाती है इरविन चार्गफ, इसको चार्गफ रूल कहते हैं। ठीक है, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयरिंग जो होता है ना वो काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी हमको बताती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए। ठीक है, दे आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंड therefore if the sequence of bases in one strand is known, when the other sequence strands can be predicted। हाँ देखो, ये जो बेस पेयरिंग होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें एक साइड के बेस के बारे में पता है तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दूसरे साइड में बेस में क्या होगा। ठीक है, ऑल्सो ईच ऑफ द स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए, लेट अस कॉल इट एज द पैरेंटल डीएनए। ठीक है, एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। एक जो स्ट्रैंड होता है ना वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, पैरेंटल डीएनए की तरह बिहेव करता है, और उसी स्ट्रैंड पे दूसरा डीएनए सिंथेसाइज होता है। क्लियर? द 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेट अस कॉल देम एज द डॉटर डीएनए। अब एक डीएनए से क्या होगा ना, 2 डीएनए बन जाएंगे। ये एक्चुअली होता कैसे है? सी, जैसे एक हमारे पास डीएनए ऐसा है। क्लियर? अब इसे 2 स्ट्रैंड को अलग कर दो,
तो ये दोनों स्ट्रैंड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या होगा ना, नया वाला स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और एक नया बेस पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डॉटर डीएनए, ये है डॉटर डीएनए, ये दोनों। लेकिन ये क्या है, पेरेंट डीएनए। इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं क्योंकि वो पेरेंटल है। क्लियर? तो पेरेंटल स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है, इसको तुम याद रखोगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंटल डीएनए से। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए केम वेरी क्लियर, जिसकी वजह से जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन होता है ना, वो काफ़ी क्लियरली पता चल जाता है कि आगे के जनरेशन में क्या होगा। अब यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो और ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, तो इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बहुत आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तुझे जानना ज़रूरी भी है। अगर इसको नहीं जानते ना, तो आगे बढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुझे आगे वाली चीज़ें में कन्फ्यूजन होगा, अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो ये क्या कह रहा है, ये डीएनए के सेलेंट फीचर के बारे में बात कर रहा है, जो मेन फीचर है कि डीएनए का क्या क्या फीचर होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। तूने डीएनए देखा है ना, डीएनए वो ऐसे करके जो होता है, ऐसा। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब ऐसे जाता है, एक 3' to 5' होगा और एक 5' to 3' होगा, ठीक है। और अपने हेलिक्स पे वो क्या रहता है ना, कॉइल रहता है, ठीक है, ऐसे करके। समझ आ रही है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनेगा। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर एंड फॉस्फेट, इसका जो बैकबोन होता है उसमें 2 चीज़ें होगी, ये भी याद रख लो, ऑब्जेक्टिव में आता है। तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ये भी रहेगा कि डीएनए के बैकबोन में क्या होता है। तो 2 चीज़ होती है, शुगर और फॉस्फेट। बेस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड होता है वो, ठीक है, एंड द बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड, वो अंदर की तरफ वो प्रोजेक्ट होता है, फिर वो दूसरे डीएनए के बेस से पेयरिंग करेगा, इसीलिए। तो ये समझ आ गया। दूसरा है द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल, वो एंटी पैरेलल होता है, जैसे एक ऐसे रन कर रहा है तो दूसरा ऐसे रन करेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में। क्लियर? तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो जैसे पोलैरिटी एक का होगा 5' to 3', तो दूसरे का हो जाएगा 3' to 5', ठीक है। द बेस, जैसे इसका देखो, मान लो यहाँ पर करते हैं 3' है और तो ये 5' है, तो ये 3' होगा और ये 5' होगा, समझ गए? ऐसा होता है। आगे देखना क्या कह रहा है, ठीक है। द बेस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों बेस जो होते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड का वो हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से एक दूसरे से पेयर करते हैं, फॉर्मिंग द बेस पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से वो पेयर किया है, जिसकी वजह से उसको हम लोग बेस पेयर बोलते हैं। एडेनिन फॉर्म्स द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। देखो, एडेनिन एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इस स्ट्रैंड का दूसरा थाइमिन इस स्ट्रैंड के एडेनिन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे तुमको हम ना फोटो दिखाते हैं, कहीं मिल जाए तो अच्छा है। इसी में देख लो, हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन अगर उस साइड है तो इस साइड एडेनिन होना मस्ट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी पेयर्ड, ये पेयर नहीं बना सकते। गुआनोसिन है तो इधर साइटोसिन होगा, इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनोसिन होना मस्ट है, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि कौन सा कितना होगा, बट हाँ, एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, ठीक है। हो सकता है किसी में एडेनिन थाइमिन का पेयर ज़्यादा हो, और हो सकता है किसी में गुआनिन साइटोसिन का पेयर ज़्यादा हो, बट रिमेंबर दिस वन, number of adenine is always equal to number of thymine and number of guanosine is equal to number of cytosine. क्लियर? तो साइटोसिन और साइटोसिन और गुआनोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, गुआनोसिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, A 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है थाइमिन से। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पैरामिडिन्स। तुमको हम एग्जाम्पल याद करवाए थे, याद है कि प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और गुआनिन, और पैरामिडिन्स में आता है CUT, ठीक है, CU तो इसमें नहीं आएगा, T, ठीक है। तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा। देखो प्यूरिन है ना ये, तो पैरामिडिन भी उतना ही होगा।
जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन होगा, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडिन होगा, और प्यूरिन के अपोजिट में पैरामिडिन ही आता है, ध्यान रखना। एंड जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स, और दो हेलिक्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, इसे तुम याद कर लेना अच्छे से। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैजन, ये दोनों जो कॉइल होते हैं ना वो राइट हैंडेड फैजन में कॉइल होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम जो डीएनए का स्टडी कर रहे होते हैं, ये सब जो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे अभी, वो BDNA है, ठीक है। और ये राइट हैंडेड कॉइलिंग को शो करता है, राइट हैंडेड, बस तुम याद रख लो, आगे की डिटेल्स तुझे नहीं पढ़नी है, बस राइट हैंडेड तुम याद रखना, एग्जाम में इसी से हो जाएगा। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं एंगस्ट्रम में और नैनोमीटर में, तो हम तुमको बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पिच ऑफ द डीएनए का मतलब क्या है, हम देखो बताते हैं। जैसे हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, और इसमें यह है बेस पेयर्स, एक होगा 3' तो एक होगा 5', एक होगा 3' तो 5', ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ से एक टर्न हुआ, क्या हुआ, एक टर्न हुआ। अब इसके बीच का जो लेंथ है ना, इसी को बोलते हैं 1 पिच, और इसका जो लेंथ होता है ना वो 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसी को अगर तुम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे ना तो 34 एंगस्ट्रम होगा। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख लो और कॉपी में लिख लो, इसको बहुत अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा तुमको। तो 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा होता है इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला बेस पेयर के बीच में कितना होता है, तो एक्चुअली ये होता है 0.34 नैनोमीटर, और इसी को बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है, एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज द 3.4 एंगस्ट्रम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पिच, मतलब एक पिच की लंबाई कितनी है, तो 34 एंगस्ट्रम, क्लियर। और इसका जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर मतलब एक जो कॉइल कर रहा है, तो एक तो सर्कुलर फॉर्म है ना, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, तो इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऐसा वाला डायमीटर, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्लियर। तो ये जो डायमीटर है वो होता है 20 एंगस्ट्रम, याद रखना 20 एंगस्ट्रम, और यानी तो इसको 2 नैनोमीटर बोलोगे, ठीक है। तो आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का बिलियंथ पार्ट, एक मीटर को अगर 1 बिलियन पार्ट में काटोगे ना, तो एक जो छोटा सा आएगा वो 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है, मतलब कि 10⁻⁻9 मीटर। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, मतलब एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, मैंने उसमें भी काउंट करके लिखा था, ठीक है, 10 बेस पेयर होगा। अभी तुमको दिखा देते हैं, तुमको भरोसा नहीं होता है ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर है, देखा, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। आगे देखो वो क्या कह रहा है, कंसिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन द हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। अभी जस्ट हमने बता दिया कि बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना 0.34 नैनोमीटर होता है, देखो 0.34 नैनोमीटर। आगे देखना, द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अनदर इन डबल हेलिक्स, ठीक है, द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, दिस इज एन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बेस पेयर होते हैं, प्लेन ऑफ द बेस पेयर इज स्टैक्स ओवर द अदर डबल हेलिक्स। देखो ये जो होते हैं ना, मतलब एक के ऊपर दूसरा बेस पेयर, ठीक है, ऐसे करके वो आगे बढ़ता है, क्लियर, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिलता है, ऐसे समझो, ठीक है। आगे कह रहा है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडिन्स, प्यूरिन और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। प्यूरिन और पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर गूगल से सर्च करके देखोगे। कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्या तुम ये पता कर सकते हो कि ऐसा डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड प्यूरिन है तो दूसरे साइड पायरिमिडिन ही होगा, और इस साइड पायरिमिडिन है तो इस साइड प्यूरिन होगा। इसी की वजह से जो बेस पेयरिंग है ना हमेशा कांस्टेंट होता है।
ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे। इसीलिए ये क्या होता है ना, वो इसका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। आगे देखना, पोजीशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर द डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन द एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। वेरी सुन द फ्रांसिस क्रिक प्रोपोज द सेंट्रल डोगमा। अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं ना कि वो बताते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक डायरेक्शन से जाता है, बस एक ही दिशा में। ठीक है, in the molecular biology which states that the genetic information flows from DNA to RNA to protein, only DNA to RNA to protein। ठीक है, यही डायरेक्शन है और ये हम पिछला वीडियो में भी बताए थे तुमको। तो दिस वन इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, हमेशा यूनि डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक दिशा में फ्लो करती है। ठीक है, डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनता है प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली डीएनए से जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन में, और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है डीएनए से डीएनए बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग रिप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। ठीक है, चलो, तो ये है सेंट्रल डोगमा जिसको साइंटिस्ट ने बताया, जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, चलो आगे देखो। इन द सम वायरसेस, कुछ वायरस में क्या होता है, एक्चुअली उसके पास आरएनए होता है और कुछ एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करता है उसको। तो जब आरएनए से डीएनए बनता है ना, उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स मतलब आरएनए से डीएनए का बनना। क्लियर, इसको टेमिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ने इसको बताया, टेमिन एंड बाल्टीमोर। किसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। इसीलिए इस फिनोमिना को टेमिनिज्म भी बोलते हैं। मतलब ये जो घटना होती है ना, जब आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको टेमिनिज्म या टेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, टेमिनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, टू साइंटिस्ट। कुछ वायरस में द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, अपोजिट में आरएनए से डीएनए। कैन यू सजेस्ट द नेम, सिंपल नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज द टेमिनिज्म। गुड, नाउ our another topic is 5.1.2 section पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, कि डीएनए हेलिक्स आपस में पैकेज कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पैकेजिंग ऑफ डबल हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। हमारे पास एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है, पता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी बताओ। गुड, 2। एंड गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छा, 3। ठीक है, चलो, और ये बेस जब आपस में जुड़ जाते हैं उसको बेस पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए का पहला स्टैंड, डीएनए का दूसरा स्टैंड। अगर ये 3' इंड होगा तो ये 5' इंड होगा, ये 3' तो ये 5' होगा, और ये 3' होगा। आई होप तुम इसको समझ पा रहे होगे। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, लिख के बताना क्या दिक्कत है, मैं उसको अगला वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली डीएनए पैकेज कैसे होता है। पहले इस बात को समझो, डीएनए जो है ना, हमारे एक सेल में बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, मतलब उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर होता है ईच सेल में, और सेल का साइज़ क्या होता है, माइक्रोमीटर में होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻�6 मीटर, मतलब बहुत कम है। क्लियर, और डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा है, लगभग 2 मीटर के बराबर, इतना बड़ा 1 मीटर होता है, इसका और लंबा समझ जाओ 2 मीटर। ठीक है, तो आखिर इतना बड़ा डीएनए इतने माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे आएगा, इसीलिए डीएनए को पैकेज करना होता है, पैकेजिंग होती है वहाँ पर। ठीक है, वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो पैकेजिंग होता कैसे है अभी हम देखेंगे। अगला 10 से 15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। हमें पता है
दो बेस के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं, दो बेस पेयर्स के बीच का, पहला पेयर दूसरा पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है, यानी तो 3.4 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं इसको। मीटर में बोलोगे तो 0.34 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। बेस पेयर जितना है ना, मान लो ये बेस पेयर बहुत सारा है, ठीक है, विद द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूटिव बीपी दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ह्यूमन के जो डिप्लॉयड कंटेंट में नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं डीएनए में वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है। और हर एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एक्चुअली कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁹ मतलब मीटर है। क्लियर? मीटर में तो 10⁻⁹ ऐड करोगे ना, इतना है। अगर तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो और उसके बाद जो डिस्टेंस आता है वो लगभग 2.2 मीटर के आसपास आता है, ठीक है। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है ना, लेंथ ब्रेथ जो भी है, उससे हजारों करोड़ों नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। क्लियर? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ मीटर सेल का साइज होता है, बहुत कम है ये, ठीक है। तो हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन द सेल? तो आखिर इतनी बड़ा डीएनए एक छोटे से सेल के अंदर, माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे पैकेज्ड होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। आखिर उसका कॉइलिंग किस तरह से होता है, तो चलो देखते हैं। एनसीईआरटी एक सवाल कर रही है तुमसे, ठीक है, बताना क्या है। इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, मतलब ई कोलाई के जो डीएनए है ना, ई कोलाई का जो डीएनए है वो 1.36 मिलीमीटर लंबा है। मिलीमीटर 10⁻³ होता है, मिली का मतलब। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई? क्या तुम उसके बेस पेयर्स को पता कर सकते हो? तो लेंथ है 1.36 मिलीमीटर, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो तुझे पता चल जाएगी कि एक्चुअली ये कितना उसके अंदर बेस पेयर है, ठीक है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल सच एज ई कोलाई, जैसे कि ई कोलाई होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया है इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, या प्रोकैरियोटिक है इसीलिए उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। दाउ दे डू नॉट हैव द डेफिनेट न्यूक्लियस, उसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता उसमें, ठीक है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि और न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। एक पार्टिकुलर स्पेस में वो प्रोटीन के साथ बॉन्ड करके रखता है, ठीक है। द डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ध्यान रखना डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है। इज हेल्ड विद सम ऑफ द प्रोटीन्स दैट हैव द पॉजिटिव चार्जेस, कुछ प्रोटीन से अटैच होता है जिसके पास वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ रैप करके आराम से उस स्ट्रक्चर में फॉर्म रहेगा। ऐसा इसीलिए होता है ना, उसके ऊपर रैप इसीलिए होता है ना, मतलब उसके ऊपर ऐसा देखो, ऐसे इसीलिए होता है ना, क्योंकि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है। इन द रीजन टर्म्ड एज द न्यूक्लियोइड, और उसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। द डीएनए इन ए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन, ठीक है। एक लार्ज लूप के फॉर्म में रहेगा। कैसा होता है तुमको हम फोटो में दिखाते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये बहुत सारे प्रोटीन है, ठीक है, और इसके ऊपर ना डीएनए ऐसे रहेगा, समझ आ गया। तो प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पास रहेगा, ठीक है। आगे देखो, इन यूकैरियोट्स में क्या होता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक में तो सिंपल था, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज ए सेट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, वहाँ पर तो सेट ऑफ प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हो उसको, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है यहाँ पर, ठीक है। उस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of the amino acid residue with the charge side chain. Histones are rich in the basic amino acid residues in lysine and arginine. हाँ, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो बोलना उसको
बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट होता है। कौन से प्रोटीन में? हिस्टोन प्रोटीन में। दैट इज़ वाई हिस्टोन प्रोटीन इज़ द बेसिक प्रोटीन। क्लियर? बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी द पॉजिटिव चार्जेस। ये दोनों एमिनो एसिड होते हैं ना, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं इन देयर साइड चेन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन देखो कितने तरह के होंगे। H1 हिस्टोन होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 और H4 होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। क्लियर? अब ये जो है ना, H1 को छोड़ दो, H2A, H2B, H3 और H4 ये 2 फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये ऑक्टामर बनाता है, मतलब ये 2 रहेगा। H2A भी 2 रहेगा, H2B भी 2 रहेगा, H3 भी 2 रहेगा, H4 भी 2 रहेगा। H1 H2 के बारे में, H2 इस सब के बारे में एनसीईआरटी जिक्र नहीं करता है, बस थोड़ा सा देख लो। और ये पेयर्ड फॉर्म में है तो टोटल मिला के 8 हो गए, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन ऑक्टामर को तुम ऐसे बना सकते हो, इसमें 4 दिख रहा है और ये 4 इसके पीछे है। ठीक है, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर ऐसे करके बनाता है। चलो, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर रैप कर जाता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली ये ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से है ना, हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक है, इसमें 8 प्रोटीन है, 8 वो प्रोटीन का छोटा छोटा पार्ट है। और H1 हिस्टोन ये है। क्लियर? अभी तुमने देखा यहाँ पर H1 हिस्टोन ये है, थोड़ा बैक करके देख सकते हो। और ये है डीएनए जो इसके ऊपर इस तरीके से रैप हुआ रहता है। क्लियर? ये जो एक न्यूक्लियोसोम होता है ना, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डीएनए होता है, बेस पेयर होता है, वो 200 होता है। याद रखना, बेस पेयर कितने होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम में नंबर ऑफ बेस पेयर जो होता है वो 200 होता है। चलो आगे देखो। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स जो भी होता है ना, उसके पास उसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो 200 होता है। न्यूक्लियोसोम कंटिन्यू द पेयरिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। जब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम आपस में जो पेयर करते हैं ना, ठीक है, एक क्रोमैटिन का, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, फिर से बताते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप कर चुका है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो पास आ जाएंगे ना, ठीक है, फिर जो एक थ्रेड बनेगा उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो ये है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन बहुत सारा, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, डीएनए आया, ऐसे करके रैप करके चला गया। ठीक है, तो ये डीएनए का पार्ट है और बहुत सारा इसमें न्यूक्लियोसोम, एक को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है, और पूरे को बोलेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, इसको तुम बस ऐसे भी बना सकते हो, ये क्रोमैटिन थ्रेड है। ठीक है, अब छोटा छोटा होगा वो दिखेगा तुमको। क्लियर? तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसा दिखता है कि एक स्ट्रिंग पे बहुत सारा गांठ पड़ी हुई है, बीड्स है, देयर आर मेनी बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है बीड्स ऑन स्ट्रिंग का। क्लियर? तो ये क्रोमैटिन थ्रेड की तरह काम करेगा। ठीक है, थ्रेड दैट स्टेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, वो जो थ्रेड होता है जो कलर्ड बॉडी की तरह, मतलब स्टेन से जब कलर करेंगे ना तो वो कलरफुल दिखेगा हमको। न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन इन द बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, वो माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा लगता है कि बीड्स है, उस पर बहुत सारी गांठें हैं, अभी जो दिखाया ना मैं ऐसा। ठीक है, डीएनए वाला पार्ट है तो एक साइड 5' होगा, दूसरा साइड 3' होगा। क्लियर? स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे बहुत सारा बीड्स है। ठीक है, आगे देखना। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम कैन यू इमेजिन एट द प्रेजेंट इन द मैमेलियन सेल। अब तुम इमेजिन करो कि एक मैमेलियन सेल के अंदर कितना नंबर में ये बीड्स होगा, बहुत ज़्यादा नंबर में। ठीक है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर डेटा के आधार पर बात करें तो। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled टू कंडेंस एंड एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। अब ये जो क्रोमैटिन होते हैं ना, वो और भी कंडेंस होते हैं और वो क्रोमैटिन
क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होके। कब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा? तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन तब करेगा जब सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड होगा, और जब मेटाफेज स्टेज आएगा ना, तो उस समय वो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर्स को शो करता है। ठीक है, द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन इज एट हायर लेवल रिक्वायर्स द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। देखो, अब ये जो हायर लेवल का पैकेजिंग होता है ना, उसमें बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी जो हमने पढ़ा था वो तो हिस्टोन ऑक्टामर, वो बेसिक प्रोटीन है, लेकिन अब जब हायर लेवल की कॉइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको NHC बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड स्टेन्स लाइट। अब देखो, अब ये जो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, तो इसको जब स्टेन करते हैं ना, तो क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट होता है वो हाईली स्टेन हो जाता है और कुछ पार्ट अच्छे से स्टेन नहीं होता है। ठीक है, तो सम रीजन्स ऑफ द क्रोमेटिन्स आर लूजली पैक्ड, तो कुछ लूजली पैक रह जाता है और कुछ हाईली पैक्ड होता है। तो जो लूजली पैक होता है वो लाइट स्टेन को मतलब एब्जॉर्ब करता है, और जो लाइट स्टोन को एब्जॉर्ब करेगा, लूजली पैक होगा, इसको यू क्रोमेटिन के नाम से जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमोसोम का वो पार्ट जो डेंसली पैक है, काफ़ी अच्छे तरीके से पैक है, वो डार्क स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा और वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ध्यान रखना, डेंसली पैक होता है ये। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये लूजली अरेंज्ड है, लूजली कंडेंस है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आगे जाएगा, यानी कि DNA से RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो DNA से RNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ना, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते हैं, वो आगे जाके RNA का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज द हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो अगर सिंपल सा डिफरेंस देखें थोड़ा सा, तो इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि एक है यू क्रोमेटिन और एक है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यू क्रोमेटिन के कुछ बातें लिख लो यहाँ पर। ये है लूजली पैक्ड, ये डेंसली पैक्ड होता है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। दूसरी बात, ये लाइट स्टेन लेता है और ये डार्क स्टेन लेता है। ठीक है, समझ आ गया? तो एटलीस्ट 3 डिफरेंस तो अच्छे से याद कर लो। अगर बोर्ड दे रहे हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लो। क्लियर? तो आई होप तुमको ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इससे आगे का चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो है कि आखिर ये जो DNA का जेनेटिक मटेरियल जो भी है, उसका सर्च कैसे हो। थैंक यू।